एक हमारे बड़े कार्टूनिस्ट थे आर के लक्ष्मण, नाम सुना होगा। तो उनके जो कार्टून होते थे, 10 साल पहले उनका डेथ हो गया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पेज पे उनका कार्टून आता था, इन द नेम यू सेड इट। और वो उसमें एक बुजुर्ग बनते थे, कॉमन 80-90 साल का, बाल एक भी नहीं। तो उनके जितने भी कार्टून होते थे जबरदस्त, और कुछ तो ऐसा था आप कभी बोल नहीं सकते हो। तो बड़े बड़े बुक लिख करके जो लोग नहीं बता पाए, एक कार्टून में उन्होंने अंतर बता दिया। देखो कार्टून बहुत फेमस था, बहुत फेमस भी हुआ। अब जैसे उन्होंने दिखाया कि एक कार्टून था, जो बुजुर्ग खुद थे वो अपने मोहल्ले में मिठाई बांट रहे थे। तो जब मिठाई बांटोगे तो लोग क्या करेंगे, पूछेंगे ना किस खुशी में। तो एक ने पूछा किस खुशी में, तो उन्होंने बताया कि अपने शादी में लोन के लिए अप्लाई किया था, बेटे के शादी में अप्रूव हो गया। ठीक है, ये पुराना बैंक था। और नया बैंक जो है उसमें क्या है कि अपने शादी में लोन के अप्लाई करोगे तो अपने में अप्रूव हो जाएगा। आजकल तो ऑनलाइन अप्रूव हो जाता है। तो ये जो डिफरेंस है, ठीक है, बहुत ही यूनिक डिफरेंस बताया उन्होंने, और सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि हमारे जो बैंक्स हैं दे आर वर्किंग वेरी वेल। तो जितने भी इंडिया में कॉमर्शियल बैंक्स हैं, दे आर रजिस्टर्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। अब इसका मतलब क्या है? अब इस एक्ट को 2013 में रिप्लेस किया गया, उस पर हम लोग बाद में जाएंगे। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन जिस कानून के तहत रजिस्टर्ड होता है ना, वो उसका हो जाता है मदर एक्ट। यानी थ्रू द लीगल प्रोसेस ऑफ दिस एक्ट बैंक वाज बॉर्न। यानी बैंक के ऊपर इसी एक्ट के नियम कानून क्या होंगे, लागू होंगे। और 2013 में न्यू बैंकिंग कोड हैज रिप्लेस्ड द ओल्ड वन। पॉइंट समझ आ रहा है? ठीक है, अब एक तो इनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, और उसके बाद दे कैन स्टार्ट वर्किंग आफ्टर गेटिंग लाइसेंस फ्रॉम द आरबीआई। सो दे हैव टू वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ आरबीआई। आरबीआई एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अ सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। और आरबीआई के लिए वी हैव आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, पता आपको ना। तो भारत का जो आरबीआई एक्ट है 1934 का है, और 1935 में आरबीआई को हमने क्या किया, उसके अधीन रजिस्टर्ड किया। तो आरबीआई का मदर एक्ट क्या हो गया, आरबीआई का जो है, ठीक है, मदर एक्ट वो लागू होगा। पॉइंट समझ आ रहा है? एक तो ये चीज, ठीक है। अब आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ 1949 में। आरबीआई की कहानी अलग है, कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक हमारे जो है, ठीक है, प्रायर टू दिस एक्ट 2013 दे आर रजिस्टर्ड अंडर ये। और आफ्टर बैंक्स आर इन प्रॉफिट, ठीक है, तो देखोगे अब क्या हो रहा है, रिवर्स के रूप जा रहे हैं। बैंकों को हम लोग क्या करें, मर्ज करें। और वी हैव राइट नाउ 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, और फ्यूचर में उम्मीद है कि कुछ सारे बैंकों का प्राइवेटाइजेशन भी होगा, और साथ साथ हार्डली 4 से 5 बैंक इंडिया में रहेंगे। लेकिन अभी भी माइल्स टू गो, बहुत सारे काम अभी भी। और वर्ल्ड के टॉप 100 बैंक्स में सिर्फ एक ही इंडियन बैंक है, एक इंडियन बैंक है, एसबीआई, जिसकी रैंकिंग है 55th, जिसका रैंकिंग है 55वां है। तो हम लोग बात कर रहे थे इसकी। तो जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, उनके जो फंक्शंस हैं, उनकी संख्या दिन पर दिन क्या हो रही है। अरे जो फंक्शंस हैं उनके दिन पर दिन क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बट नाउ वी हैव टू मूव टेक्निकली ऑल द फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, सो दे आर क्लासिफाइड अंडर 2 heads, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंड इज कॉल्ड सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन यानी कॉमर्शियल बैंक जितने भी हैं, उनके जितने भी फंक्शन हैं, ब्रॉडली दे आर क्लासिफाइड अंडर 2 heads. फर्स्ट इज कॉल्ड प्राइमरी एंड देन रेस्ट इज कॉल्ड सेकेंडरी। इस क्लासिफिकेशन का सिग्निफिकेंस क्या है जरा देखो। तो प्राइमरी फंक्शन में सिर्फ दो ही आते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, and second is called lending money, lending money। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन में दो ही आते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी, एंड द रेस्ट कम्स अंडर
बाकी जितने भी फंक्शन हैं वो सब किस में आते हैं? सेकेंडरी में। अब ये लिस्ट बहुत ही लंबा है। जैसे अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब क्या है? तो कहा जाता है कि टू बी कॉल्ड अ बैंक, एक बैंक कहलाने के लिए जरूरी है कि यू मस्ट परफॉर्म दीज टू प्राइमरी फंक्शन। याद रहेगा, जो बाकी फंक्शन है वो किसमें है? सेकेंडरी। तो उसे परफॉर्म करना इट इज नॉट कंपल्सरी। और देखोगे बैंक्स टू बैंक दे वैरी। मैं पहले कुछ नाम लिख लूं। जैसे बहुत से बैंक जो है एटीएम कार्ड देते हैं, देन केम डेबिट कार्ड, देन केम क्रेडिट कार्ड, देन केम चिप कार्ड। बैंक क्या लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है? बिल्कुल, ऑल दे आर देयर प्रोडक्ट जिससे वो कमाता है। बैंक जो है आपके लिए इंटरनेट बैंकिंग भी है, मोबाइल बैंकिंग है। बैंक्स आज वर्किंग एज अ म्यूचुअल फंड, सुना होगा। बैंक्स आर वर्किंग एज डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो शेयर मार्केट का ब्रोकर होता है। बैंक जो है म्यूचुअल फंड तो है, बैंक आपका इंश्योरेंस एजेंट का काम करता है। बैंक आपको प्रोवाइड करता है लेटर ऑफ क्रेडिट, ये एक्सपोर्ट के केस में गारंटी होती है, यानी एलसी बोलते हैं। यानी अनगिनत फंक्शन है, दिन पर दिन की संख्या क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। लेकिन जो है सिर्फ दो को छोड़ करके बाकी सब किस में आते हैं? सेकेंडरी। अब कैन एसबीआई बी कॉल्ड अ बैंक? क्या एसबीआई को हम एक बैंक कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि एसबीआई जो है ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला आप देखें, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड दैट टू ऑन रेगुलर बेसिस, दैट टू ऑन रेगुलर बेसिस। क्या आप डेली 100 रुपी जो है एसबीआई में जमा कर सकते हो? नहीं, लोग करते नहीं, अलग बात है। आप कर सकते हो, हाँ या ना? बिल्कुल कर सकते हो। और क्या एसबीआई लोन देती है? तो ये दो जरूरी है। लेकिन जो परफॉर्मेंस है सेकेंडरी फंक्शन का, ये जरूरी नहीं है। इसलिए बैंक्स टू बैंक आप देखोगे दे वैरी। आप देखोगे बहुत सारे सरकारी बैंक हैं, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड, सुना होगा। लेकिन कुछ हमारे सरकारी बैंक है या अधिकतर जो म्यूचुअल फंड का काम नहीं करते हैं। तो क्या वो बैंक नहीं है? बिल्कुल है। कारण ये जो म्यूचुअल फंड का जो फंक्शन है वो किस में आता है? सेकेंडरी में आता है। एंड दैट्स व्हाई रिगार्डिंग सेकेंडरी फंक्शन बैंक्स टू बैंक दे वैरी। ये पॉइंट समझ आ रहा है? तो प्राइमरी और सेकेंडरी का जो क्लासिफिकेशन है, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, यू गॉट द रीजन बिहाइंड दैट, कि टू बी कॉल्ड अ बैंक यू मस्ट परफॉर्म both the primary function. First is acceptance of deposit and that too on regular basis, and second is called lending money. कौन समझ में आ गया? तो एक तो बैंक की बात करें। अब दूसरा वर्ड आप लिखेंगे एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। एनबीएफसी, पहले तो हम लोग बैंक की बात करें, पहले हमने क्या लिखा? बैंक्स। Second is called NBFC, non-banking financial company, and they are also called non-banking financial intermediaries. अब जरा इसका मतलब समझो। Non-banking financial company, and they are also called financial intermediaries. अब यहां दो वर्ड है, non-banking, यानी ये बैंक नहीं है, but like the banks, they are also dealing in finance. पॉइंट समझ आ रहा है? तो बैंक और एनबीएफसी में क्या अंतर है? ये भी फाइनेंस कंपनी है, बट दे आर नॉट बैंक्स। तो चूंकि ये बैंक नहीं है ना, सो दे कैन नॉट बी रजिस्टर्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। कौन समझ आ रहा है? तो इनमें अंतर क्या है? इनमें और बैंक में अंतर क्या है? तो कॉमर्शियल बैंक क्या करता है? दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है ना। अब एनबीएफसी जो है वो क्या करती है कि ये बैंक की तरह लोन तो देती है, but they don't accept deposit, just like the banks. तो like the banks, ये भी क्या करते हैं? लोन देते हैं, but they don't accept deposit. जब हम लोग बात करें acceptance of deposit, it means on regular basis. They may be accepting deposit under some special scheme. बात समझ आ रहा है ना? But we are concerned with regular basis. चूंकि ये बैंक नहीं है, so they cannot be registered under the Banking Regulation Act. पॉइंट समझ में आया? So they are registered under the Company Law of India. भारत का जो कंपनी अधिनियम है उसके तहत। और बैंक की तरह इनका भी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही जबरदस्त है। यानी न सिर्फ हमारे बैंक प्रॉफिट में आ गए, बल्कि चूंकि ये लोन देते हैं,
लोन देते हैं। तो इनका जो है आज के डेट में भारत में जितना भी लोन दिया जा रहा है, इनका शेयर है 26 से 27%। ठीक ठाक है। एनबीएफसी, लेट मी गिव यू सम नेम, कुछ नाम मैं बता रहा हूं, कुछ नाम आपने सुना होगा, कुछ नहीं सुना होगा। आरबीआई के साइट पे चले जाओगे, बड़ी लंबी लिस्ट है। जैसे सिटी फाइनेंशियल, नहीं सुना है। इंडिया बुल तो सुना होगा, इंडिया बुल सुना होगा। इंडिया बुल सुना होगा तो मुथूट फाइनेंस भी सुना होगा, और मुथूट फाइनेंस सुना होगा तो ये भी सुना होगा, मन्नापुरम। हाँ, टीवी बहुत देखते हो, मैंने पहली बार वही देखा था। उसके बाद बजाज फाइनेंस, दीवान हाउसिंग जिसको टेक ओवर किया है पीरामल ग्रुप ने। अनगिनत है, अनगिनत है। और अगर आरबीआई के साइड पे चलो, इसको ऐसे भी कहते हैं प्राइवेट फाइनेंस कंपनी। दे आल्सो गिव लोन बट दे डोंट एक्सेप्ट। जब हम बात करें एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट की, तो दैट टू ऑन रेगुलर बेसिस। ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं लेकिन स्पेशल स्कीम के तहत, नहीं समझा। जैसे एक स्कीम है कि 11 महीने तक आप जितना दीजिएगा, 1 महीना बैंक आपको अपनी तरफ से देगी। बैंक मतलब एनबीएफसी। तो इस तरह का स्पेशल स्कीम होता है, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। एक बहुत बड़ा एनबीएफसी भारत का था, बहुत बड़ा, जो बैंक बन चुका है, कोई नाम बता सकता है? तो कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा यूज्ड टू बी एनबीएफसी। पॉइंट समझ आ रहा है? तो बैंक और एनबीएफसी दोनों में बेसिक अंतर समझ में आ गया, और इनका रोल भी बहुत क्रिटिकल है। यानी कल को अगर आपको लोन की जरूरत पड़े तो आपके पास दोनों विकल्प हैं, दे कैन टेक लोन फ्रॉम बैंक एज वेल एज एनबीएफसी। लेकिन एनबीएफसी अवॉइड करना, क्योंकि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, थोड़ा हाई होता है। पॉइंट समझ आ रहा है? और एनबीएफसी दे आर नॉट कमिंग अंडर द गवर्नमेंट सेक्टर, ऑल दे आर कमिंग अंडर प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट फाइनेंस कंपनी। तो ये दो तो समझ में आ गया। अब रिसेंटली एक और कंसेप्ट आया है, दैट इज ऑफ पेमेंट बैंकिंग। दैट इज ऑफ पेमेंट बैंकिंग। अब पेमेंट बैंकिंग का कंसेप्ट इंडिया में क्यों आया? अब जैसे एक आपने नाम सुना होगा, पेटीएम, आजकल चर्चे में है। तो पेटीएम जो है ये 2010 का ही है, लेकिन बहुत कम लोग इसको यूज करते थे। लेकिन जैसे ही डिमोनेटाइजेशन हुआ, नहीं क्या हुआ फिर? पूरा इंडिया पेटीएम सीख गया, एक से मुझे छोड़ करके। खैर, तो पूरा इंडिया जो है, ठीक है। तो जब नोटबंदी हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती थी द पर्पस इज टू मेक इंडियन इकोनॉमी कैशलेस इकोनॉमी, यानी इंडियन इकोनॉमी को हम कैशलेस बनाएंगे। तो क्या आपको लगता है इंडियन इकोनॉमी कभी भी कैशलेस हो सकती है? नहीं। अब गवर्नमेंट कहती है कि लेस कैश इकोनॉमी, लेस कैश इकोनॉमी। और डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ता जा रहा है, अभी ये 70% को क्रॉस कर गया है। और क्रेडिट गोज टू द यूथ। यूथ तो ऐसे भी है, मैंने देखे है कि अब तो यूथ ने पर्स कैरी करना ही छोड़ दिया है, ऐसा देखा होगा। लेकिन 100% कैशलेस पॉसिबल नहीं है, 100% कैशलेस पॉसिबल नहीं है। अगर कोई होगा भी, कोई कंट्री कैशलेस इकोनॉमी, तो वो पहले वेस्टर्न वर्ल्ड होगा, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी भी हमसे क्या है, मेरे लोग ज्यादा अवेयर है, और साथ साथ ठीक है उनकी पॉपुलेशन भी क्या है, कम है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से क्या है, वेल डेवलप्ड है। ठीक है, तो देखो मैथमेटिक्स कभी कभी ना धोखा दे देता है। अब जैसे भारत सरकार, ये पहला कंट्री अगर 100% कैशलेस बनेगा, तो डिफरेंट रिपोर्ट्स आर कमिंग। एक रिपोर्ट कहता है स्विट्जरलैंड, सेकेंड रिपोर्ट कहता है ब्रिटेन। ठीक है, हमारा कहीं अभी स्टैंड नहीं है। तो रिपोर्ट आया ब्रिटिश गवर्नमेंट का, 60% यूथ इन ब्रिटेन दे डोंट कैरी कैश। 60% यूथ इन ब्रिटेन दे डोंट कैरी कैश। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि 90% यूथ इन इंडिया दे डोंट कैरी कैश बिकॉज दे डोंट हैव द कैश। तो गवर्नमेंट गलत नहीं है, ठीक है, आप समझ नहीं पाए। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स के चक्कर में डायरेक्ट मत आना। ठीक है, यूजिंग मैथमेटिक्स थिंग्स कैन बी मैनिपुलेटेड वेरी वेरी इजिली। तो एनीवे थिंग्स आर लुकिंग वेरी गुड। तो पेमेंट बैंक का कंसेप्ट क्यों आया? टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजेक्शन। पॉइंट समझ आ रहा है? टू मेक इंडिया लेस कैश इकोनॉमी, टू गो फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये वर्ड्स आपने सुना होगा, आपने पूरा एक चैप्टर था लास्ट ईयर, ठीक है, सर्वे में, कि इंडियन इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन, जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसको फॉर्मल सेक्टर के दायरे में लाया जाए। तो दिस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू प्ले अ बिग रोल इन दैट।
एंड वी हैव बीन क्वाइट सक्सेसफुल। शायद कभी हमने चर्चा भी थी किस पे। एनीवे, तो बात करें अब इनमें क्या अंतर है। अब ये जो आपके क्या नाम है इसका पेमेंट बैंक, तो दे एक्सेप्ट द डिपॉजिट बट दे कैन नॉट गिव लोन। यानी बैंक की तरह ये डिपॉजिट एक्सेप्ट तो करते हैं लेकिन लोन नहीं देते हैं। अब कारण, ठीक है, इनको परमिशन है टू एक्सेप्ट डिपॉजिट अप टू ₹2 लाख। पहले 1 लाख था, अब बढ़ा के 2 लाख कर दिया है, लेकिन ये लोन नहीं देते। तो इनको डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का परमिशन क्यों दिया गया है? व्हाट मे बी द रीजन? अब जैसे बहुत पॉपुलर, अब जैसे पेटीएम की बात करें या देखोगे एयरटेल मनी है, और लेस दिन पर दिन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जो पेमेंट गेटवे हैं, अब उसमें यूपीआई के थ्रू जो है पेमेंट हैज बिकम वेरी वेरी फास्ट एंड इजी, वेरी वेरी फास्ट। अब यहां समस्या क्या आ रही है कि जो पेमेंट बैंक है, ठीक है, दे आर वेरी गुड, इन्होंने इकोनॉमी को काफी हेल्प किया। पर्टिकुलरली पेटीएम जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब तो बाकी सारे नहीं थे ना पेमेंट गेटवे, जैसे रूपी पे रूपी, फोन पे, ठीक है, देन सीसी, पता नहीं, मोबिक बैंक, अनगिनत है, ठीक है, ये आप यू नो बेटर देन मी हियर। और लेकिन अब पेमेंट बैंक के साथ समस्या क्या आ रही है कि पहले जब यूपीआई नहीं आया था तो ये लोग जब इन तरह के गेटवे को आप यूज करते थे ना, तो थोड़ा बहुत अलग से चार्ज करते थे, और वही उनका क्या था, मेन सोर्स ऑफ इनकम था। अब यूपीआई हैज बीन मेड फ्री हो गया है, तो लोग यूपीआई से पेमेंट करना ज्यादा पसंद करें। यूपीआई इज पॉपुलर नॉट ओनली इन इंडिया बट इन 40 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में यूपीआई के थ्रू पैसा ट्रांसफर होने की बात हो रही है, हो भी रहा है बेसिकली। अब पेमेंट बैंक दे कैन नॉट गिव लोन, और बैंकों का जो मेन कमाई होता है ना, वो किससे होता है, जो बैंक लोन देती है उसका इंटरेस्ट, या क्रेडिट कार्ड जो है उस पे। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों में अंतर तो पता ही होगा। डेबिट कार्ड से जब आप पेमेंट करते हैं तो क्या होता है, आपके अकाउंट से पैसा जाता है, इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ लोन। लेकिन जब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो क्या होता है, ठीक है, ये लोन होता है। बैंक आपके बिहाफ में आपके मर्चेंट को पे करता है और आपको फिर बिल देगी, एक टाइम दिया जाता है जिसमें आपको पे करना है। तो क्रेडिट कार्ड से जब आप यूज करते हो इट इज सम सॉर्ट ऑफ लोन इन नेचर ना। तो क्वेश्चन है, कैन पेमेंट बैंक इश्यू क्रेडिट कार्ड्स? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये होता है इन द नेचर ऑफ लोन होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये समस्या जो है पेमेंट बैंक के साथ आ रहा है। अब मैं अपनी बात करूं, अब जैसे मैं यूज करता हूं फॉर एग्जांपल आईसीआईसी बैंक, तो आईसीआईसी बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग है, उसमें जितने भी फंक्शन हैं ऑलमोस्ट इक्वल टू और मे बी मोर देन दोज प्रोवाइडेड बाय पेटीएम। तो मैं फिर जब मैं आईसीआईसी मोबाइल बैंकिंग मेरे पास है तो फिर मैं पेटीएम क्यों यूज करूं? यू गॉट द पॉइंट? ठीक है। अब इसके कारण क्या हो रहा है कि पेमेंट बैंकों का इनकम क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। अगर आपको याद हो तो पहले पेटीएम बहुत सारा कैशबैक देता था, लेकिन अब नहीं दे रहा है। तो दे आर इन लॉसेस नाउ एंड दे आर डेस्परेटली ट्राइंग टू एक्सीड द पावर्स, ठीक है, गिवन बाय देम बाय द आरबीआई। अब दे कैन नॉट इश्यू क्रेडिट कार्ड, ठीक है, थोड़ा सा आरबीआई ने उनको लिबर्टी दी, ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल। तो इंस्टेड ऑफ क्रेडिट कार्ड एक ऑप्शन लेके आ गए, पे लेटर। देखा होगा। और जब से पे लेटर का ऑप्शन आया है तब से छात्र कह रहे हैं कि सर बड़ी समस्या हो रही है कि जब हम लोग खरीदते हैं तो क्या लगता है कि मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है जब पेमेंट का ड्यू डेट आता है। तो ये सारे रिसेंटली जो आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किया पेटीएम पे, उसको उन्होंने क्या किया, जो लूप होल हमारे सिस्टम है उसको क्रॉस करें। नहीं समझ में? ऑन द अच्छा, आरबीआई का भी जो रूल्स है बहुत सारे उसमें क्या है, ड्रॉबैक है, चीजें क्लियर नहीं है। क्रेडिट कार्ड और पे लेटर दोनों में क्या अंतर है? क्रेडिट कार्ड में तो यही काम करता है ना, बात वही है, लेकिन क्रेडिट कार्ड बाकायदा जारी किया जाता है। तो हमारे जो बैंकिंग सेक्टर के रूल्स है ना, अभी भी काफी हद तक वो क्या है, काफी वेग है, काफी क्या कहा जाए, लूप होल्स बहुत सारे हैं। और भारत में तो पता ही आपको कि नियम कानून तोड़ने वाले नियम कानून बनाने वाले से 4 कदम आगे है। तो इन्होंने उन्हीं सभी का फायदा उठा करके और अपने पावर्स को एज कॉल्ड बाय ये आरबीआई इन्होंने वॉलिट किया।
तो आरबीआई ने इनके सर्टेन ट्रांजेक्शन तो क्या कर दिया है, बैन कर दिया है, तो मामला भी चलेगा। तो पेमेंट बैंकिंग का मतलब समझ में आ गया।